सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं, आपके फोटोसिंथेसिस का ही अगला एक स्टेप है। इस टॉपिक को करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस टॉपिक का मतलब क्या है। देखिए, जैसा कि फोटो फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। फोटो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटॉन्स का मतलब क्या होता है लाइट, और फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी। तो लाइट की कंडीशन में एटीपी का बनना उसे अपन बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन of ATP in the presence of light। तो लाइट की कंडीशन में ATPs के बनने को, एनर्जी मॉलिक्यूल के बनने को अपन फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो इसमें अपन आगे देखने वाले हैं। अच्छा, फोटोफॉस्फोरिलेशन देखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम क्या है। तो इसी डायग्राम को हमने हमारी लास्ट वाली क्लासेस में आपको अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करवा देता हूँ, थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूँ कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये हम बिल्कुल बेसिकली और रफली करने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में कर लेना है। हमने पढ़ा था, जो हमारे काम का रहेगा, हम अभी उसी का ही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेनल होता है सबसे पहले तो। और इसमें हमने क्या जिक्र किया था, डबल मेम्ब्रेन के साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं थैलेक्वाइट्स। और ये जो थैलेक्वाइट्स हैं ये पैरेलल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स के रूप में इसमें प्रेजेंट होते हैं। और सभी के सभी थैलेक्वाइट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एक स्ट्रोमा लैमेला से। और थैलेक्वाइट्स के ग्रुप को अपन ग्रेना बोल रहे थे, ये सिंगल को बोलेंगे थाइलेक्वाइड। थैलेक्वाइड के पूरे ग्रुप को हमने बोला था ग्रैनम, और ग्रैनम के ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं ग्रैनास। यानी एक क्लोरोप्लास्ट में जितने भी अपने को ग्रैनम मिलेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, ग्रैनाज रहेंगे। उनको अपन कलेक्टिवली ग्रैना बोल देंगे। अब हम आगे बात करते हैं। इसी में हमने पढ़ा था कि इसमें एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसका नाम था रूबिस्को। साथ में इसमें खुद का एक डीएनए प्रेजेंट रहता है जो कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। खुद के राइबोसोम प्रेजेंट है। इसी बेसिस पे हमने इसे क्या बोला था, सेमी ऑटोनोमल इन नेचर। और अब हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टार्च बॉडीज़ भी प्रेजेंट रहती हैं, वो हम बाद में देखने वाले हैं, उसके बारे में अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। ये है, मान लीजिए, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। तो हमारे काम की चीज़ क्या है, ये जितने भी थैलेक्वाइट्स प्रेजेंट हैं, ये थैलेक्वाइट्स के ऊपर हमने पढ़ा था कि क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वांटासोम्स क्या करते हैं, ये फोटो सिस्टम यूनिट बनाते हैं और ये लाइट एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। अब जितने भी क्वांटासोम्स हैं इनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया था कि जो क्वांटासोम्स हैं, अगर मैं आपको इसको थोड़ा इस तरह दिखाऊं तो ये सिंगल मॉलिक्यूल जो है ये क्या बता रहा है आपको, ये क्या है, क्वांटासोम्स है। और क्वांटासोम्स की अमाउंट कितनी रहती है, क्वांटासोम्स जो है हमारे पास एक सिंगल थैलेक्वाइड पे 230 से लेके 400 यूनिट्स तक ये प्रेजेंट रहते हैं ऑन सिंगल थाइलेक्वाइड। ये हम बात कर रहे हैं। अगर हम क्वांटासोम की बात करें तो वो किस तरह से है। क्वांटासोम हमें पता है, देखिए, जो प्लांट्स हैं हमारे पास में, सभी प्लांट्स हम लोगों को ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम उसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उसके कुछ लीव्स जो हैं वो डार्क ग्रीन दिख रहे हैं, कुछ लाइट ग्रीन दिख रहे हैं। इट मीन्स कि प्लांट में जो पिगमेंट है वो कम या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बेसिकली तो इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, क्लोरोफिल, क्योंकि हमने वही पढ़ा है आज तक कि थैलेक्वाइड में भरे होंगे क्लोरोफिल, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वांटासोम्स के अंदर जब हम और डीप स्टडी करते हैं तो इसमें हमको कुछ और पिगमेंट पार्टिकल्स मिलते हैं जो अपने पास कौन कौन से देखते हैं अपन, ये होंगे बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ये सभी के सभी पिगमेंट्स मिलके एक लीफ को या एक प्लांट को कलर दे रहे होते हैं। इसी वजह से हमें कुछ लीव्स डार्क ग्रीन और कुछ लाइट ग्रीन मिल रही है। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि ग्रीन कलर, जो प्लांट का ग्रीन कलर है, वो सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से नहीं है, उसमें कुछ और पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगर क्लोरोफिल एक ही बात करें तो ये प्लांट को कैसा कलर देगा, एक बार इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए कौन सा कलर देगा, या तो ये कलर देगा ब्लूइश कलर, ब्लू या फिर ब्लू ग्रीन, जिसको बेसिकली अपन
डार्क ग्रीन भी बोल देते हैं। क्लोरोफिल बी हम लोगों को कौन सा कलर देगा, ये देगा हम लोगों को ग्रीन या फिर येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल की बात करें तो ये हमें सिर्फ देता है येलो कलर, और अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये हमें देंगे या तो ऑरेंज या फिर येलो ऑरेंज कलर। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, जितने भी एक पिगमेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं एक सिंगल क्वांटासोम में, ये सभी पिगमेंट पार्टिकल्स में से एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ये बाहर की तरफ में प्रेजेंट होता है, ये आउटर साइड में मौजूद होता है, टूवर्ड्स आउटर साइड। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये है क्लोरोफिल ए का एक सिंगल मॉलिक्यूल इसी क्वांटासोम में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये मॉलिक्यूल जो है इसका हमने यहाँ पर नाम क्या रखा हुआ है, इसका नाम है बच्चे प्राइमरी रिएक्शन सेंटर। ये हमारा प्राइमरी रिएक्शन सेंटर है। अब होगा क्या, ये जितने भी यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये सब के सब लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। असल में ये जो क्लोरोफिल जी ए का सिंगल मॉलिक्यूल जो बाहर प्रेजेंट है ये क्या है, प्राइमरी रिएक्शन सेंटर है। अब ये करेगा क्या, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिलीज करेगा। स्ट्रोमा में रिलीज नहीं करेगा, टूवर्ड्स द आउटर साइड रिलीज करेगा, नॉट इन द स्ट्रोमा। चलिए, तो क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल बाहर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, अब इसको क्या करना है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है। लेकिन लाइट एब्जॉर्ब करने से पहले इसे ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो लाइट आ रही है वो इसी के लायक है भी या नहीं। तो अगर वो लाइट इसके लायक नहीं है तो उसे इसके लायक कौन बनाएगा, यहाँ पे मौजूद जितने भी इसके पिगमेंट पार्टिकल्स हैं ये। इसीलिए हमने इसको प्राइमरी रिएक्शन सेंटर बोला है कि जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा नहीं और हमारे पास एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास फोटो सिस्टम, हमने स्टार्टिंग में बताया था, फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो पार्ट्स में होती है, एक लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में बनते हैं एटीपीस NADPH2 के मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। कहाँ पर, इस जगह पर, ताकि रूबिस को उससे अपना जो है स्टार्च या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बना सके। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है या तो एंटीनास, इसको एंटीनास भी बोला जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इन सभी की फुल फॉर्म मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, एक बार अपन यहाँ पे समझते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये हमें पता लग गया क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ जितनी भी आ रही लाइटें हैं उन जितनी भी लाइट्स इन तक आएगी उसे ये क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके लायक बनाएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अपने पास दो तरह के हो जाते हैं। बेसिकली क्वांटासोम्स को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे पास में फोटो सिस्टम 2 और एक है हमारे पास में फोटो सिस्टम 1। जो फोटो सिस्टम 2 है, आप लोग याद रखेंगे सभी, फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है बेटा 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, और फोटो सिस्टम जो 1 है वो एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। ये मैंने लैम्डा का सिंबल लगाया है यहाँ पे, लैम्डा मतलब वेवलेंथ को यहाँ पे अपन शो कर रहे हैं। तो ये आपको पता लग गया। अब जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमको ये पता लगा कि क्वांटासोम जो है वो सिंगल पार्टिकल तो नहीं मौजूद, कितने हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। लगभग एक थैलेक्वाइड पे 230 से लेकर 400 यूनिट्स इसके मौजूद होते हैं। ऐसे ही 230 से 400 हर एक थैलेक्वाइड पे प्रेजेंट होंगे। तो अब ये जो क्वांटासोम्स हैं इनको हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया। यानी मैं यहाँ पर और क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पर थैलेक्वाइड पे क्वांटासोम है, मैं किसी एक को लिख सकता हूँ PS2 और किसी दूसरे को लिख सकता हूँ PS1। अब आप ये भी याद रखेंगे कि थैलेक्वाइड या फिर ग्रेनास के ऊपर जो फोटो सिस्टम यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जो क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों ही तरह के होते हैं। PS1 भी होते हैं और PS2 टाइप के भी होते हैं। लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेला है इस पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का होता है, PS1 टाइप का। इसकी डायग्राम हमने पहले भी बहुत अच्छे से समझी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको अटैच करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई और कहाँ पे कैसे काम होगा उसका। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करेंगे। अब देखो बेटा, हो क्या रहा है,
जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो क्या है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर। इसके बारे में भी हमने पहले आपको बताया था कि लाइट इसी स्पेक्ट्रम में काम करती है, इसी स्पेक्ट्रम में वो एब्जॉर्ब होगी और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी और एटीपी और एनएडीपीएच का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है। अब देखो बेटा, हो कह रहा है हमारे पास एक रूल होता है। अच्छा, जब आप फील करेंगे, पहले मैं अपन एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, सारा दिन में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक लाइट की इंटेंसिटी सेम नहीं रहती। आपने फील किया होगा मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट थोड़ी सी कम है, एनर्जी थोड़ी कम है। सनलाइट है लेकिन उसमें इतनी तीखी धूप नहीं है कि आप उसमें जल जाएंगे, आपकी स्किन उसमें बर्न हो जाएगी या लीव्स बर्न हो जाएंगे। आप उसमें इजीली निकल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आता। लेकिन जैसे ही धूप हो जाती है, दोपहर का समय हो जाता है, तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है और आपको स्किन बर्न होने लग जाती है। इवन धूप में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से इसका मतलब हमें ये चीज़ पता लग रही है कि मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे लाइट लगभग सेम तरह की रहेगी, इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन दोपहर के समय में बहुत तीखी धूप होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी उसमें। तो हम आगे यहाँ देख रहे हैं। अब मान लीजिए मॉर्निंग में जो सनलाइट आ रही थी उसकी एनर्जी कम है, तो एनर्जी और हमारे पास लैम्डा का एक रिलेशन होता है। क्या बताता है वो, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन हमें देखना है एक बार। एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है बच्चे, ये आपको एक बार याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉर्निंग में एनर्जी अगर मान लीजिए दोपहर का समय अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर लैम्डा बहुत ज़्यादा मैं कर दूँ तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी हो जाएगी कम, राइट। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक फिगर लिख दूँ 400 से लेके 700 के बीच में, 480, 500, 550, 650, ये मान लीजिए 700, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी उसे कौन सी वेवलेंथ पे मिलेगी। ये सभी वेवलेंथ्स हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ सिंबल से, वेवलेंथ नैनोमीटर में। बता सकते हैं? यस, हमारे पास जो है वो जितनी ज़्यादा लैम्डा कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी हाई होगी, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। लेकिन हमें ये भी पता लग गया कि ये जो क्वांटासॉम्स हैं ये तो इस पे काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसे काम करने के लिए क्या चाहिए था, 680 चाहिए थी। और कुछ क्वांटासॉम स्पेशल है जिसे काम करने के लिए क्या चाहिए, 700 चाहिए। इसका मतलब उसे अपनी इस एनर्जी को फिक्स करना पड़ेगा, अपने लायक बनाना पड़ेगा। अब वो अपने लायक खुद तो बना नहीं सकता, इसलिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एंटीनास भी बोलते हैं। तो यही वो पार्ट होता है क्वांटासॉम में जो सबसे पहले क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वांटासॉम बात करें, काम करेंगे कैसे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटासॉम है, ये क्वांटासॉम ने क्या किया बच्चे, यहाँ पे हमारे पास फिगमेंट पार्टिकल्स थे, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, दोपहर का समय है, मैं इन पे नंबर लिख देता हूँ। मान लीजिए ये प्रेजेंट है 450, सॉरी यहाँ पर नहीं, नीचे लिखेंगे इसको, 450, मान लीजिए 550, ये मान लेते हैं 580, ये मान लेते हैं अपन 600, ये मान लेते हैं 650, ये मान लेते हैं 680। और एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो कि प्राइमरी रिएक्शन सेंटर है, प्राइमरी रिएक्शन सेंटर। अब देखिए जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करने वाला, बता सकते हैं आप? दोपहर का समय होगा, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वेवलेंथ बहुत कम होगी, तो बता सकते हैं कौन एब्जॉर्ब करेगा? यस, सबसे पहले एब्जॉर्ब करने वाले जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिन पे वेवलेंथ सबसे कम है, यानी ये लाइट को बहुत ज़्यादा, बड़ी लाइट को, बड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेंगे ये। इनसे वो एनर्जी किसके पास जाएगी, जो जस्ट इनसे बड़ा नंबर होगा, उसके बाद इसके पास, फिर 600, 600 से 650, 650 से 680। जैसे ही 680 पे आएगी यहाँ से ये अपनी एनर्जी को किसे दे देगा बेटे, ये अपनी एनर्जी को देने वाला है क्लोरोफिल ए के सिंगल मॉलिक्यूल को, जो कि है जिसे हम प्राइमरी रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इसे इसी पे एक्टिवेट होना था। अब मान लीजिए PS2 था, तो ये एक्टिवेट होकर अपने अंदर से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। अगर स्ट्रोमा में चला गया फिर तो इसका खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कुछ चलेगा ही नहीं आगे। पर हमें बनाना क्या है, NADPH और ATP। चलिए देखते हैं आगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द स्ट्रोमा जाएगा, यहाँ पे इसका एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन।
फाइटिन। ये फियोफाइटिन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास और इसे किसे दे देगा, इसे फिर से मेम्ब्रेन में डाल देगा, इन द मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन में उसको वापस से फिल कर देता है। तो अब हम इसे आगे जानने वाले हैं कि मेम्ब्रेन में जाने के बाद क्या स्ट्रक्चर होगा। एक बार रफली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसके बाद इसे आगे लेके चलेंगे। अपन हमने अभी क्या देखा, ये थैलेकॉइड थी, थैलेकॉइड पे ये क्वांटासोम्स थे। क्वांटासोम एक मान लिया PS2, एक मान लिया हमने PS1। ये एक्टिवेट हो रहा है 680 नैनोमीटर पे, ये एक्टिवेट हो रहा है 700 नैनोमीटर पे। अच्छा, इनको हमने क्यों ऐसे रखा? अच्छा, पहले एक्टिवेट जो होने वाला वो कौन सा है, वो है PS2। फिर हमने उसे 1 नाम क्यों दिया और इसे 2 नाम क्यों दिया? वो बेटा इस वजह से क्योंकि इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। पहले साइंटिस्टों को लगता था कि 701 वाला जो है वही एक क्वांटासोम है और वही एक्टिवेट होकर जो है NADPH और ATP का मॉलिक्यूल बना रहा है। लेकिन लेटर ऑन स्टडी में पता लगा कि नहीं, इससे पहले भी एक्टिवेशन हो जाता है, जो जिसे हमने नाम दे दिया PS2 क्वांटासोम्स। चलिए फोटोसिस्टम 2 आगे अपन बात करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कैप्चर करके फियोफाइटिन ने कहाँ पे डाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फियोफाइटिन था। इसने इस इलेक्ट्रॉन को वापस से कैप्चर किया और कहाँ पे डाल दिया बच्चे, इसी मेम्ब्रेन में। अब मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम साइटोक्रोम्स बोलते हैं। ये 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मैं इनकी प्रॉपर लोकेशन आपको बाद में बताऊंगा, एक बार रफली समझा रहा हूँ। पहला है अपने पास प्लास्टोक्विनोन, दूसरा है अपने पास साइटोक्रोम B6F और तीसरा है हमारे पास प्लास्टोसाइनिन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, देखिए ये 680 की वेवलेंथ के साथ आ रहा था और ये आगे आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। कहाँ तक रीच करेगा, ये रीच करेगा हमारे पास 700 नैनोमीटर वाली PS1 तक। एक चीज़ आपको ध्यान में करनी है, जब हमने यहाँ पे आपको बताया कि लाइट यहाँ पे जैसे ही अगले अगले पार्टिकल तक जा रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है और उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, वो 680 तक पहुँच गई। अच्छा, 680 तक पहुँचते यहाँ से लाइट क्या हो जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है ये क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल। इसी वजह से इसको हमने नाम दिया था प्राइमरी रिएक्शन सेंटर। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर जब ये लाइट ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, यहाँ पर तो एनर्जी ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, वेवलेंथ बढ़ गई। लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जब ये डाउन हिल जा रहा है, इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो वो मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपको नहीं मेमोराइज तो मैं उसको फिर से एक बार बता दूंगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से आगे मेम्ब्रेन में पास होता है, इसकी जितनी भी एनर्जी है ये बिल्कुल कम नहीं होती, ये उसी इंटेंसिटी से मूव कर रहा है जो यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट थी। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एनर्जी ड्रॉप नहीं आता। कहाँ पर, साइटोक्रोम्स में, मेम्ब्रेन में, बिटवीन द PS2 एंड PS1। ये बात आपको ध्यान में करनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको इसे थोड़ा सा समझ लेना है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो इसे भी ये कितनी इंटेंसिटी से आ रहा था, ये आ रहा था 680 के साथ में। लेकिन PS1 तो यहाँ पे एक्टिवेट हो नहीं पाएगा, उसे क्या चाहिए था, उसे 700 चाहिए था। तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका प्राइमरी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A का जो मॉलिक्यूल था, ये भी एक्टिवेट नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे पहले से क्या मौजूद थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद थे। ये क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसे PS1 के क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के लायक बना देंगे और उसे पकड़ा देंगे। तो फिर क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल यहाँ से अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कहाँ पे, अब ये टूवर्ड द स्ट्रोमा कर रहा है, अब स्ट्रोमा में रिलीज कर रहा है ये। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, यहाँ पे पहले एक आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये क्या करेगी बच्चा, आयरन सल्फर प्रोटीन इसे एक्सेप्ट कर लेगी और इसे किसे दे देगी, इसके प्राइमरी रिएक्शन सेंटर को दे देगी, जो कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने रखा हुआ है फेरिडॉक्सिन। क्या नाम है उसका, फेरिडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, इलेक्ट्रॉन PS1 के क्लोरोफिल A से एक्साइट होके किसके पास चला गया, फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। ये फेरिडॉक्सिन इसका प्राइमरी रिएक्शन सेंटर होता, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, आप याद रखेंगे PS1 का। चलिए आगे बात करते हैं। फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन इसे स्ट्रोमा में ऑलरेडी मौजूद होता है NADP पॉजिटिव, उसे पकड़ा देगा। NADP 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और साथ में 2 हाइड्रोजन को लेगा और अपने लिए एक मॉलिक्यूल रेडी कर देगा, NADPH2 का मॉलिक्यूल। असल में पहले बनता है NADPH, फिर बनेगा NADPH2। इसे भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस तरह से बनेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। इस वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दो।
स्टार्ट भी करेगी नहीं करी आप